मोस्ट प्रोबेबल साइंस इम्पोर्टेंट सीरीज में हम लोग 2024 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे साइंस के, जिसमें हमने हेल्थ कर लिया था, स्पेस कर लिया था, डिफेंस कर लिया था हमने, और हमने एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर कर लिया था इसके अंदर। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज। जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज साइंस में न्यूज़ में है, बेसिकली न्यू टेक्नोलॉजीज पे फोकस थोड़ा ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाती है जो भी टेक्नोलॉजीज न्यूज़ में हो। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस, जितना कुछ न्यूज़ में रहा है इस पूरे साल में, उस पर बेस्ड हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अबाउट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। ये स्पेस में न्यू टेक्नोलॉजी थी, दैट वाज इन न्यूज़। क्वेश्चन कह रहा है विद रेफरेंस टू लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर दैट इज एलएचसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज बिल्ड टू स्टडी पार्टिकल्स दैट आर द स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल थिंग्स। ये ऐसा कह रहा है स्पेस में जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उनको स्टडी करने के लिए हमने बेसिकली लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बनाया था। और ये स्टेटमेंट देखा जाए तो राइट है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर इसी के लिए बनाया गया था। लाइक हमारे टेलीस्कोप्स होते हैं उसी तरीके से ये भी होता है। सेकेंड कह रहा है लिक्विड आर्गन is used in large hadron collider to keep its component cool. Now this statement is wrong because liquid argon is not used. Third, ATLAS is the largest general purpose particle detector experiment at the LHC. ये कह रहा है एटलास जो है वो एक पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट है, कहाँ पे? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का। और ये स्टेटमेंट भी बेसिकली राइट है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। दिस इज ओनली टू। पहला और थर्ड राइट हो जाएगा, सेकंड वाला रॉन्ग होगा। एंड दिस इज रिलेटेड टू स्पेस टेक्नोलॉजी। नाउ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है क्योंकि सबसे पहले समझते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है। इट इज अ जायंट कॉम्प्लेक्स मशीन built to study particles that are smallest known building block of all things. स्पेस जिन छोटे छोटे चीजों से बना है, स्मॉल पार्टिकल से, कॉस्मोस से, डस्ट से, गैस से, उन सब को स्टडी करने के लिए हमने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बनाया है। इट वॉज बिल्ट बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CERN, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर रिसर्च। उन्होंने इसको बनाया है और इसको बनाया कब था? 1998 से लेके 2008 के बीच में, in collaboration with over 10,000 scientists from hundreds of universities and labs. ये मेन जो प्रोजेक्ट है वो तो है यूरोपियन का, बट इसमें कंट्रीब्यूशन लगभग सभी देश का है। सभी देश से 10,000 साइंटिस्ट और लैबोरेटरीज का कंट्रीब्यूशन है इसमें। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर। नाउ दिस वी हैव टू रिमेंबर बिकॉज दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज़। वर्ल्ड का सबसे बड़ा और मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है। बेसिकली इसको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि स्पेस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बट स्पेस का ओरिजिन जिन स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से हुआ है, और ये ओरिजिन कहां से हुआ इनका, इनके अंदर क्या क्या है, मतलब ये कंपोनेंट्स किससे बना हुआ है, इसको स्टडी करने के लिए हम लोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का यूज करते हैं। आगे हमने देख लिया कब बना था, किसने बनाया था और किस किस का कॉन्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया LHC का जो आर्गन दिया हुआ था वहां पे कि आर्गन को यूज किया था कूल करने के लिए, वो रॉन्ग है बिकॉज लिक्विड हाइड्रन कोलाइडर जो है इट यूज अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ लिक्विड हीलियम। वहां आर्गन लिखा हुआ था, आर्गन ना यूज करके हम लोग हीलियम गैस को यूज करते हैं टू कीप इट्स क्रिटिकल कंपोनेंट अल्ट्रा कोल्ड। हीलियम की यही प्रॉपर्टी होती है क्योंकि हीलियम जो है ये -271.3 डिग्री पे भी इसको ऑपरेटिंग रख सकता है। इट इज अ वेरी मिनिमम टेम्परेचर। तो ये हीलियम जो है इस टेम्परेचर तक ले जाके कूल कर देता है, विच इज कोल्डर देन इंटरस्टेलर स्पेस। मतलब समझ सकते हैं स्पेस जो है उसके अंदर जो टेम्परेचर प्रेजेंट है उससे भी कम मिनिमम टेम्परेचर पे इसको रखता है। ये इसकी खास बात है, इसलिए हम लोग, हमारा फोकस यहाँ पे लिक्विड हीलियम गैस है। अब since the LHC powerful electromagnetism carry almost as much current as a bolt of lightning, they must be kept chilled. अब इसको ठंडा क्यों रखते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो एक बिजली गिरती है और जो बिजली गिरने पे थंडर स्टॉर्म जो होता है उसमें जितना करंट होता है उतना एक LHC के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर होता है, इतना करंट, विच इज एज डेडली एज इट कैन बी। मतलब अब देख ही सकते हो जब बिजली गिरती है तो ह्यूमन की डेथ हो जाती है, उतना ज्यादा करंट इसमें होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड हीलियम को रखते हैं सो दैट ये कोल्ड रख पाए, मतलब पूरे सिस्टम को कूल रख पाए, बैलेंस मेंटेन कर पाए।
एंड थर्ड स्टेटमेंट वाज अबाउट एटलास. एटलास क्या है? इट इज द लार्जेस्ट जनरल पर्पस पार्टिकल डिटेक्टर एक्सपेरिमेंट एट द LHC, राइट है ये. एटलास इज वन ऑफ द टू जनरल पर्पस डिटेक्टर एट द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. It investigate a wide range of physics from the search for the Higgs boson to extra dimension and particle that could make up dark matter. Indirectly हम डार्क मैटर की स्टडी कर रहे हैं. मतलब जब आप स्पेस में जाओगे ना तो जो ब्लैक होल वाला एरिया है, जो अनडिस्कवर्ड एरिया है, उसको डार्क मैटर कहा जाता है, जो कि अब तक अनएक्सप्लोर्ड है, अब तक अनडिस्कवर्ड है. तो इसमें यही किया गया. एटलास जो है वो एक अपने आप में डिटेक्टर है जिसको यूज किया गया है LHC के अंदर. और ये इसका काम ये है कि ये स्टडी करेगा जितना भी डार्क मैटर का कंपोनेंट है उसको स्टडी करके बताएगा. तो इन शॉर्ट आपको LHC के बारे में क्या याद रखना है. एग्जाम में वन वर्ड एसोसिएशन इंपॉर्टेंट होता है. यूपीएससी इसके बियॉन्ड नहीं पूछेगा. सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक, स्मॉलेस्ट नोन बिल्डिंग ब्लॉक को स्टडी करने के लिए नेक्स्ट आर्गन ने ही हीलियम को यूज किया गया है. पर्पस सेम है हमारा, कूल करने के लिए. और एटलास जो है ये इसका पार्टिकल डिटेक्टर है, वो भी लार्जेस्ट. प्लस एक एडिशनल फैक्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर. बनाया इसको CERN ने है, विच इज एन यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन 1998 टू 2008. दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर. प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स के साथ, जब वो साइंस के क्वेश्चन करते हैं तो वो बियॉन्ड रीजनिंग चले जाते हैं. वो मतलब सोचते हैं कि क्या क्या होगा, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को बहुत डिटेल में स्टडी करते हैं. हमको PhD नहीं करनी है, हमको ना एक बेयर मिनिमम नॉलेज चाहिए होता है. मतलब जब आप देखेंगे किसी भी एस्पिरेंट को सिलेक्ट होते हुए, तो ऐसा नहीं होता है कि उसको साइंस में मतलब उसको PhD हासिल है, वो लिक्विड लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, ये जो इस पे काम चल रहा है ना, ये साइंटिस्ट लोग ही समझ सकते हैं. आप और मैं इसमें क्या काम चल रहा है वो नहीं समझ सकते. बट यूपीएससी हमको चाहता है कि हमको जनरल अवेयरनेस हो कि इसका काम क्या है, कंपोनेंट क्या यूज होगा और इसके फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्ट्स है, इतना हमको जानना होता है. इसलिए कोई भी क्वेश्चन को, साइंस के क्वेश्चन को ना जितना की फैक्ट्स में किया जा सकता है वो सारा मैं यहाँ लिख देता हूँ. उसके बियॉन्ड हमको कुछ जानना नहीं है, क्योंकि उसके बियॉन्ड का जो पर्पस होगा ना वो साइंटिस्ट का होगा जो इस प्रोजेक्ट पे स्टडी कर रहे हैं. नेक्स्ट जो न्यूज में है दैट इज अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग हमने टर्म सुना था जब मैंने आपको बताया था कि पहली बार 3D प्रिंटिंग से हमने कान बनाया किसी पर्सन का, उसमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का यूज होता है. एडिटिव का मतलब क्या होता है, लेयर पे लेयर. जैसे ये एक लेयर चढ़ाई, अगर आप 3D देखोगे, जैसे मान लीजिए ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, तो इसको कहा जाता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. आप कोई चीज को लेयर बाय लेयर बना रहे हो. तो कह रहा है क्वेश्चन विद रेफरेंस टू एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सबसे पहला, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय कटिंग अवे मटेरियल फ्रॉम सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल. ये उल्टा कह रहा है. यहां क्या कह रहा है, इसको बनाते कैसे हैं, एक पूरे मटेरियल से एक पीस को काट करके. बट हमने क्या देखा, इसको बना कैसे रहे, पीसेस को जोड़ के, ना कि काट के. तो यहां लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फिजिकल ऑब्जेक्ट बाय कटिंग नहीं चाहिए, बाय एडिंग चाहिए. बाय एडिंग अवे मटेरियल फ्रॉम अ सॉलिड पीस, हम लेयर बाय लेयर इसमें ऐड करते रहते हैं, कट नहीं करते. तो पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा. सेकंड कह रहा है इट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ वर्चुअल डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ 3D मॉडलिंग प्रोग्राम. ये कह रहा है आपको पहले वर्चुअली मतलब थ्रू सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना पड़ेगा यूजिंग अ 3D मॉडलिंग प्रोग्राम. 3D विजन चाहिए आपको, इसके लिए 3D व्यू चाहिए. यस, दिस इज बेसिकली राइट, क्योंकि 3D विजन कैसा होगा, एक तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, आपने ऐसा लेयर बाय लेयर ऐड किया, तो ये तो हो गया फ्रंट व्यू. एक हो जाएगा साइड व्यू, मतलब ये जो इसका ये वाला हिस्सा है साइड वाला, ये आपको दिखेगा. और एक होगा टॉप व्यू, मतलब ये हो गया फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा टॉप साइड व्यू. और टॉप व्यू कैसा रहेगा आपका, ऐसा ऊपर से आप देखेंगे तो ये नीचे तक ऐसा बना रहेगा, ऐसा. ये हो गया टॉप व्यू. तो 3D आपको इमेज विजन करना पड़ेगा 3D मॉडलिंग प्रोग्राम का. सेकंड राइट है. थर्ड कह रहा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ट्रेडिशनल मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रेड्यूसेस वेस्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यस, इसमें फायदा ये है, इसमें जो कचरा होता है, पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप ये टेबल बना रहे हैं, ये टेबल को आप ट्रेडिशनली मैन्युफैक्चरिंग से बना सकते हैं कि लकड़ी का एक टुकड़ा लाइए, उसको काटिए और बनाइए. एडिटिव में क्या होता है, आप पहले ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर ये वाला पार्ट बनाएंगे, फिर लेयर बाय लेयर सबको ऐड करेंगे, जिससे वेस्ट कम जनरेट होगा. मतलब जितना आपको चाहिए आप उतना ही कट करेंगे. तो ये भी इसकी खास बात होती है कि वेस्ट हमारा बहुत लेस जनरेट होता है, रिड्यूस होता है. तो पहला रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड और थर्ड राइट है. हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज ओनली 2. यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने रिसेंटली एक नेशनल स्ट्रेटेजी रिलीज की थी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट. अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, इसको 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं. मैंने आपको बताया जो 3D प्रिंटिंग
कोई ईयर प्रिंट करना है, कोई बॉडी पार्ट प्रिंट करना है, उसमें इसको यूज किया जाता है 3D प्रिंटिंग में। जैसे कान आपको प्रिंट करना है किसी पर्सन का, तो कान देखने में ऐसा लगता है, बट आप एकदम से डायरेक्ट कान नहीं प्रिंट कर देंगे। आप क्या करेंगे, पहले एक लेयर लगाएंगे, बहुत लिक्विड लेयर, उसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे इंक की। इसमें इंक क्या होता है, ह्यूमन सेल्स को यूज करते हैं, बायो सेल्स को, जो हमने देखा था ईयर प्रिंटिंग में। तो इसलिए 3D प्रिंटिंग भी कहा जाता है, जिसमें आप एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर में क्रिएट करते हैं। जैसे पहला लेयर, फिर दूसरा लेयर इसके ऊपर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ऐसा। 3D प्रिंटर इज कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर विच रिसीव्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कैड। अब कैड एक सॉफ्टवेयर है, ये डिजाइनिंग का ही सॉफ्टवेयर होता है, इसको यूज किया जाता है, जिसमें आप कंप्यूटर में कमांड देते हो और पहले चेक कर लेते हो कि बनाओगे कैसे, लेयर कैसा दिखेगा, कान बाय कि ज्यादा मोटा तो नहीं हो जाएगा या फिर ज्यादा थिन तो नहीं हो जाएगा ईयर। इसलिए आप पहले कंप्यूटर पे डिजाइन बना लेते हो यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, और इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, कंप्यूटर। द कंप्यूटर एंश्योर दैट द प्रिंटर एक्यूरेटली बिल्ड्स द ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर, एडिंग मटेरियल अंटिल द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीट। कंप्यूटर का काम ये होता है कि एक लेयर बाय लेयर प्रिंट हो, सो दैट जब तक पूरा ऑब्जेक्ट बन जाए, फाइनली रेडी हो, तब तक ये प्रोसेस चलता रहे, ऐसा फाइनली। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। पहला वाला हमारा इनकरेक्ट इसलिए था क्योंकि हमने देखा था वहां पे ऐसा कहा जा रहा थी, कट किया जा रहा था, बट यहाँ हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ लिखा है एडिंग मटेरियल, वहां कटिंग लिखा होता। सेकंड हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक वर्चुअल डिजाइन क्रिएट करते हो यूजिंग 3D मॉडलिंग प्रोग्राम बेस्ड ऑन कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अभी कैड सॉफ्टवेयर जो होता है, इसको यूज किया जाता है डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का, जिसको बाद में फिजिकल ऑब्जेक्ट में क्रिएट किया जा सकता है यूजिंग एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब आपने कंप्यूटर में एक डिजाइन बनाया, फिर आपने कमांड दिया, कमांड बनने के बाद फाइनली एक कान बन के रिलीज होगा। पहले आपने डिजिटल डिजाइन बनाया, बाद में आपने फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिया। द डिजिटल 3D मॉडल कंटेंट्स, अब ये मॉडल में क्या क्या होता है जो आपने 3D मॉडल बनाया, ऑब्जेक्ट का शेप क्या रहेगा, उसका साइज क्या रहेगा, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या रहेंगे, ये पूरे प्रोसेस को गाइड करता है। इनफैक्ट जब आप घर के भी ये पिलर बनाते हो ना, ये भी पिलर का भी कैड में आप बना सकते हो। जैसे मान लीजिए ये बीम है, तो आप डायरेक्टली बीम नहीं बनाओगे, सबसे पहले आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या करोगे, आप एक लेयर दोगे रॉड की, फिर ये रॉड के ऊपर आप सीमेंट लगाओगे, फिर ये थोड़ा मतलब 2-3 रॉड डालोगे आप, फिर ये थोड़ा सीमेंट बड़ा होगा, अब आप फिर नेक्स्ट लेयर ऐड करोगे, या फिर एक आपने बना दिया पिलर, फिर इसके बाजू में एक पिलर बनाओगे, फिर इसके बाजू में एक पिलर बनाओगे। ऐसा होता है कुछ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड में सब्ट्रैक्टिव मशीनिंग होता था। सब्ट्रैक्टिव मैंने आपको बताया था, मान लीजिए पूरा लकड़ी का ब्लॉक है, इसमें से काट के जितना नहीं चाहिए उसको काट देते थे, जितना चाहिए उसको यूज करते थे। तो ये क्या होता था, सब्ट्रैक्टिव मशीनिंग, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कचरा वेस्ट होता था। मतलब मान लीजिए टेबल बनाना है, मैं क्या करूंगा, लकड़ी का पूरा लूंगा, जितना नहीं चाहिए उसको फेंक दूंगा, जितना चाहिए उतना रखूंगा, इसको कहा जाता है सब्ट्रैक्टिव मशीनिंग। जबकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, अगर आपको इतने से की ही जरूरत है, आप इतना सा काटेंगे, बना देंगे और बाकी सेफ रखेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसको काट के एक और टेबल बनाएंगे, ऐसा। तो यहाँ कह रहे हैं सब्ट्रैक्टिव मशीनिंग में क्या होता है, लार्ज मटेरियल इज कट और रिमूव टू क्रिएट द डिजायर्ड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। जबकि 3D मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बनाते हैं, उतना ही मटेरियल यूज करके जितने की जरूरत हो, सो दैट एक बार जब फाइनल शेप आ जाए तो वेस्ट कम हो आपका, और नेक्स्ट टाइम आप उसी मटेरियल को यूज करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने में। दिस वॉज ऑल अबाउट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वाला जो टर्म है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। ये कह रहा था टर्म प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है इट इज अ क्रिप्टोकरेंसी कंसेंसस मैकेनिज्म यूज्ड टू वेरीफाई न्यू क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शन। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन के ऊपर ही क्रिप्टोकरेंसी जो हमारा बिटकॉइन है वो काम करता है। ब्लॉकचेन में होता क्या है कि एक सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर है, इससे अलग अलग कंप्यूटर को हमने लिंक कर दिया है। अब मान लीजिए आपने बिटकॉइन खरीदा, ये मेन पर्सन है जिसने बिटकॉइन बेचा, आपने इससे खरीदा, तो आप दोनों के बीच में एक हैश नंबर होगा, ट्रांजैक्शन नंबर होगा। अब मान लीजिए ये बिटकॉइन जो आपने खरीदा, इससे आपके बाद अगर कोई खरीदेगा तो उसका एक हैश नंबर अलग होगा, फिर तीसरे वाले का हैश नंबर अलग होगा। अब अगर चौथा वाला आपसे चुराना चाहे ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, और इसमें चेंज तभी होगा जब इसमें चेंज होगा, और इसमें चेंज तभी होगा जब इसमें होगा। मतलब अगर आपको चौथे लेयर पे चेंज करना है तो पहले लेयर पे चेंज करना पड़ेगा, जिस वजह से अगर थोड़ा भी चेंज होता है ना, तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि कोई तो सिस्टम में घुस रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन घुस रहा है। यहीं पे ये टर्म आया था प्रूफ ऑफ स्टेक, जिसका मतलब क्या होता है, आप वेरीफाई करते हो कि न्यू ट्रांजैक्शन हो रहा है कि नहीं। अगर
मान लीजिए कोई फिफ्थ लेयर पे ट्रांजैक्शन होगा, उसका हैश 012 ऐसा स्टार्ट होगा फॉर एग्जांपल, जो सिक्स्थ वाला होगा ना उसका भी ऐसा ही स्टार्ट होना चाहिए, हैश 013। अगर सिक्स्थ वाले का हैश 013 ना स्टार्ट हो गया 113 हो गया, तो समझ जाएगा कि सिस्टम में कुछ चेंज हुआ है, सिस्टम में कोई हैकिंग हुई है, या फिर सिस्टम में कोई अल्टरनेट घुसने की कोशिश कर रहा है। तो यहां से ये टर्म आया था प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म, जो कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में है, और ये वेरीफाई करने के लिए होता है न्यू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन को। तुम्हारा पहला वाला राइट हो जाएगा। सेकंड वाला कह रहा है कि इट इज मेथड टू फैसिलिटेट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन बाय रिटेल कस्टमर। जी नहीं, ये एमडीआर होता है, जिसको कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तीसरा कह रहा है इट इज अ टेक्निक फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विस और सॉल्यूशन इन सेल्स कॉन्टेक्ट। ये भी नहीं है। और फोर्थ है इट इज अ लीगल टर्म यूज इन कोर्ट वेयर डिफेंडेंट मस्ट प्रूफ इन रिस्पॉन्स टू द केस। ये भी नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, प्रूफ ऑफ स्टेक। फिर ये दे रखा है प्रूफ ऑफ स्टेक के बारे में, इट इज अ कंसेंसस मैकेनिज्म। कंसेंसस मतलब सबकी सहमति। हमने देख ही लिया कि अगर आपको फोर्थ लेवल पे चेंज करना है तो पहले पे भी चेंज करना पड़ेगा, मतलब 3 में भी परमिशन चाहिए, 2 में भी चाहिए और 1 में भी चाहिए, इसलिए कंसेंसस मैकेनिज्म चाहिए, जो कि वेरीफाई करने के लिए होता है क्रिप्टो करेंसी में न्यू ट्रांजैक्शन सिंस ब्लॉकचेन लैक एनी सेंट्रलाइज गवर्निंग अथॉरिटी। मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन में, अब ब्लॉकचेन में प्रॉब्लम क्या है, ये जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है, मतलब जो मेन कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है वो हर एक कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी घुस सकता है। इससे बचने के लिए, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए हमने प्रूफ ऑफ स्टेक का मैकेनिज्म लाया, जिसके तहत ये गारंटी होती है कि डेटा जो सेव है नेटवर्क पे वो वैलिड है, कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। इसके बाद कंसेशन मैकेनिज्म क्या करता है, वो वैलिडेट करता है, मतलब बताता है कि जो नई एंट्री है वो बिल्कुल राइट है, और डेटाबेस को बचा के रखता है, सिक्योर करके रखता है। प्रूफ ऑफ स्टेक reduces the amount of computational work needed to verify block and transaction, जिसकी वजह से क्या होता है, कल को आपको कंप्यूटेशनल वर्क कम करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। ये एक सिस्टम बना दिया, ऑटोमेटिक सिस्टम। पहले क्या होता था, मतलब मान लेते हैं मैं एक बैंक में हूं, ये मेरा कंप्यूटर है, अगर आपने एक ट्रांजैक्शन किया अपने कंप्यूटर से इसके अपने बैंक अकाउंट से इसके बैंक अकाउंट में, तो मेरे मेन सर्वर पे इंफॉर्मेशन आएगा। अगर पैसा नहीं पहुंचा तो आप मेरे सर्वर पे आओगे और आप पूछोगे सर मैंने पैसा भेजा तो नहीं गया। इस चीज को सिर्फ मैं ही देख सकता हूं, और मैं क्या करूंगा, एक पासवर्ड डालूंगा और सिस्टम में देख सकता हूं ऐसा हुआ कि नहीं। यहाँ पे ये कंप्यूटेशनल वर्क की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे किसी पर्सन की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम को ऐसा बनाया हुआ है कि मान लीजिए पहला कंप्यूटर है, यहाँ से दूसरे ने बिटकॉइन खरीदा, दूसरे से तीसरे ने खरीदा, तीसरे से चौथे ने खरीदा, चौथे से पांचवे ने, पांचवे छठवे ने। अब ये अगर पर्सन है ये कुछ भी छेड़छाड़ करता है तो स्टार्टिंग यहां से करना पड़ेगा, ओरिजिन यहां से। अब ये सिस्टम ऑटोमेटिकली बिल्ट है, मतलब सातवां करेगा तो सातवें का नया ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली आएगा, और ये सातवां होने से पहले ना वेरीफाई हो जाएगा कि 6 के 6 बराबर है कि नहीं। अगर ये सातवां ट्रांजेक्शन लेने से पहले उसको पता चला कि फोर्थ वाले में कुछ मिस्टेक है, तो इमीडिएटली न्यू ट्रांजेक्शन भी नहीं होगा और सिस्टम में पता चल जाएगा कि किसी ने कोई छेड़छाड़ किया। इसीलिए इस कंसेप्ट को लाया गया था। आपको इतना डिटेल में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी देख रहे हैं उनको बस ये समझना है कि प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म जो है ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, और ये वेरीफाई करने के लिए होता है न्यू क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी अभी वैलिड नहीं है, बस हमें टर्म्स पता होनी चाहिए। फिर हमने 3D प्रिंटिंग देखा, नेक्स्ट है हमारा 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। न्यूज में बार बार आ रहा है कि अभी 3D प्रिंटिंग से भी बियॉन्ड हमको देखना चाहिए, दैट इज अबाउट 4D प्रिंटिंग। इसीलिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है दिस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स चेंजिंग द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ 3D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिम्युली। ये ऐसा कह रहा है ऑलरेडी जो 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है 3 डायमेंशनल, ये एक डायमेंशन, ये दूसरा डायमेंशन, और ये ऐसा तीसरा डायमेंशन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। जो इमेज ऑलरेडी 3 डायमेंशन में बना हुआ है उसको हम एक और डायमेंशन से चेक करेंगे एक्सटर्नल स्टिम्युली का यूज करके। नेक्स्ट कह रहा है इन दिस टेक्नोलॉजी जो नया डायमेंशन है इसको कहा गया है टाइम। टाइम एक फोर्थ डायमेंशन को ऐड किया गया, ऐसा कह रहा है। प्लस इट यूजेस स्मार्ट मटेरियल लाइक हाइड्रोजेल और शेप मेमोरी पॉलीमर एज इनपुट। ये कह रहा है ये जिस मटेरियल का यूज करता है दैट इज हाइड्रोजेल या फिर शार्प मेमोरी पॉलीमर एज इनपुट्स। अब अगर 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में देखा जाए तो आई गेस ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट है। यस, हमारा आंसर हो जाएगा ऑल 3, दैट इज सी। सबसे पहले 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको सेम 3D प्रिंटेड शेप की तरह ही प्रिंट करते हैं, बट हम लोग एक और डायमेंशन ऐड करते हैं 3D प्लस टाइम। जब हम लोग 3D इमेज को टाइम के वेरिएशन में भी चेक करते हैं तो ऑटोमेटिकली 4D प्रिंटेड ऑब्जेक्ट हो जाता है। 4D प्रिंटेड is the process through which a 3D printed object transforms itself into another structure over the influence of external energy input as temperature or other
इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज, मतलब आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए मैंने एक 3D चेयर बनाई, ऐसी चेयर छोड़ो टेबल बनाता हूँ, मान लो मैंने एक टेबल बनाई ऐसी। अब ये कह रहा है आपने एक बार जब 3D इमेज बना लिया तब आप उसको कुछ एक्सटर्नल इनपुट से चेक करते हो, जैसे टेम्परेचर, कि कितने टेम्परेचर पे ये डिजाइन में चेंज आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर समर का टाइम है और ये लोहे का टेबल है तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि रॉड की प्रॉपर्टी होती है कि हीट को एब्जॉर्ब करने की, तो हो सकता है इसका साइज चेंज हो जाए। ये होता है एक्सटर्नल। नेक्स्ट, शीट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पे, लाइट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वाटर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब आप अलग अलग इनपुट देके इसको चेक करते हो, दैट इज 4D प्रिंटिंग। नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग इज अबाउट रिपीटिंग अ 2D स्ट्रक्चर लेयर बाय लेयर इन अ प्रिंट पाथ। 3D में क्या होता था, 2D स्ट्रक्चर को लेयर बाय लेयर रिपीट करते थे। कैसे, बॉटम टू टॉप, मतलब पहले मैं बॉटम वाला पार्ट बनाऊंगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरीके से। नेक्स्ट, until a 3D volume is created, जब तक 3D इमेज ना क्रिएट हो जाए। सो बिग ब्रेक थ्रू अबाउट 4D प्रिंटिंग और 3D प्रिंटिंग इज इट्स एबिलिटी टू चेंज शेप ओवर टाइम एज टाइम इज 4 डायमेंशन इन 4D। इसमें हम लोग यही कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया टाइम के साथ साथ क्या चेंज आएगा। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ये कंसेप्ट जनरली रेलवे ट्रैक्स पे होता है। आप जब रेलवे ट्रैक पे जाएंगे ना कभी, तो आपने देखा होगा दो जो ऐसी पटरियां होती है ना कनेक्टेड, उनके बीच में गैप होता है ऐसा। ये गैप क्यों दिया जाता है, क्योंकि अब अगर ये गैप रहेगा तब तो जो पटरी पे से ट्रेन जा रही है वो तो गिर जाएगी। बट ये गैप क्यों दिया जाता है, वो उनको पता है कि जब समर का टाइम आएगा ना, गर्मी का टाइम आएगा, तो हीट आता है इस पटरी के ऊपर, और ये पटरी क्या करेगा, अपनी हाइट या फिर अपनी लेंथ थोड़ी बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये जो रॉड होता है ना, स्टील रॉड, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जितना ज्यादा लेंथ मतलब टेम्परेचर आएगा उतना ज्यादा एक्सपांड होगा। पहले मान लीजिए ये इतना था, ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिलता है, हल्का सा चेंज देखने को मिलता है। अभी ये हल्का बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपने देखा होगा यहाँ गैप रखा होता है कि समर के टाइम पे ये बड़ा हो जाता है, अब जब वापस विंटर आएगा ना तो ये श्रिंक हो जाएगा, मतलब वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा ऐसा। इसीलिए दोनों के दोनों, और समर के टाइम पे फिर एक्सपांड हो जाता है। अब यही वो कह रहा है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर का ना एक इंपैक्ट पड़ रहा है, सेम टेबल के साथ है। अगर मान लीजिए स्टील का टेबल होता तो समर में आप देखते थोड़ा इसका लेंथ बढ़ रहा है और वापस कम हो जाता। ये क्यों हो रहा है, विथ टाइम कुछ ऐसे फैक्टर है जो इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हैं। कौन कौन से, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, या फिर आपका यहाँ का आ गया टेम्परेचर, ये भी इस पे इंफ्लुएंस डाल रहे हैं। नेक्स्ट वाला है स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट बिकॉज 4D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूजेस कॉमर्शियल 3D प्रिंटर। इसमें 3D प्रिंटर कॉमर्शियल यूज होते हैं, सच एज पॉलीजेट 3D प्रिंटर। और इसमें इनपुट, इसमें इंक हम लोग क्या डालते हैं, कोई भी स्मार्ट मटेरियल सच एज हाइड्रोजेल या फिर शेप मेमोरी पॉलीमर। तो ये मटेरियल के बारे में हमको याद रखना है, और प्लस ये दो स्टेटमेंट्स। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज अबाउट पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। अब पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, इट वाज अबाउट वेस्ट से एनर्जी जनरेट करने, कचरे से जब हम एनर्जी को जनरेट कर रहे थे वहां पे पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी का यूज होता था। ये कह रहा है सबसे पहले व्हाट आर एडवांटेज, पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी के फायदे क्या है कन्वेंशनल अप्रोच से। आज जो हम लोग अप्रोच यूज कर रहे हैं उस पे इसका फायदा क्या है कचरे को ट्रीट करने के लिए। सबसे पहला, प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कचरे को ना अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जरूरत नहीं है पॉलीक्रैक में। पॉलीक्रैक मैंने उस टाइम आपको पढ़ाया था कि हम लोग क्या करते थे, जितना भी घास फूस होता था, ग्रास, स्ट्रॉ, इन सबको हम लोग बर्न करते थे, इससे कोयले के पैलेट्स बनाते थे और इसी कोयले को फिर हम इंडस्ट्री में डालते थे। जो कोल के पैलेट्स होते थे, हमने देखा था क्लास में, इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न किया जाता था कि ये कोल के पैलेट्स बन जाते थे स्मॉल स्मॉल, और इसको फिर आप स्टील प्लांट में यूज करते थे। तो यहाँ लिखा हुआ इसमें पहले कचरे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यहाँ कचरे को अलग करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कह रहा है इट इज अ जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस। यस, जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये पूरा प्लांट का एरिया है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहां अगर पानी आ रहा है इनपुट वाटर, तो ये पूरा पानी यहीं पे यूज होगा कंपाउंड के अंदर। मतलब ये एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए किचन है, यहाँ पे किचन में खाना बनाने के लिए पानी यूज होगा, फिर सेम पानी जो वेस्ट हो जाएगा कचरा पानी, वो जाएगा इस डिपार्टमेंट में। यहाँ पे हो सकता है यूटेंसिल क्लीन हो, बर्तन क्लीन हो रहे हो यहाँ पे, और इतने इसमें लोग काम कर रहे हैं, स्टाफ है। तो स्टाफ जो प्लांट में काम कर रहा है मशीन को ठंडा करने के लिए, मशीन को साफ करने के लिए, बाद में वाटर को यूज होगा। इसको कहते हैं जीरो डिस्चार्ज, कि एक बार जो पानी आ गया वो वापस आप नहीं छोड़ेंगे कचरा करके, पूरा पानी यूज करेंगे, फुल रिसाइकलिंग होगी, इसको कहते हैं जीरो डिस्चार्ज। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है फुटप्रिंट ऑफ द प्लांट इज स्मॉल।
जो फुटप्रिंट मतलब आपको प्लांट ज्यादा बड़ा नहीं सेट करना है, बहुत छोटा सेट करना है। स्मॉल, हेंस द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलिंग द प्लांट इज लेस। ये भी बिल्कुल राइट है, आपको ज्यादा जगह भी नहीं लगती है ऐसा प्लांट बनाने के लिए, पॉलीक्रैक प्लांट। और फोर्थ है इट हैज हाई टॉलरेंस टू मॉइस्चर, हेंस ड्राइंग ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये कह रहा है मॉइस्चर को भी बहुत ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, इसीलिए कचरे को सुखाने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ये बिल्कुल सही है, ये चारों की चारों क्या है, एडवांटेज है। सबसे पहला है कि कचरे को अलग करने की जरूरत नहीं है, सेकंड जीरो डिस्चार्ज होगा, थर्ड फुटप्रिंट बहुत स्मॉल है, और फोर्थ है कि मॉइस्चर की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पॉलीक्रैक के बारे में पढ़ते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज है कन्वेंशनल वेस्ट के ऊपर। सबसे पहला, प्री सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिफॉर्म द वेस्ट, वेस्ट एज कलेक्टेड कैन बी डायरेक्टली फेड इनटू पॉलीक्रैक। जितना भी हमने ग्रास कलेक्ट किया, स्ट्रॉ कलेक्ट किया, कचरा, उसको डायरेक्टली डाल दिया था प्लांट में। अब इसका टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा है मॉइस्चर के लिए, इसीलिए कचरे को सुखाने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा, जो कचरा होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और रिफॉर्म किया जाता है 24 आवर्स के अंदर। अब इसीलिए एक्सेलेंट एयर क्वालिटी सराउंडिंग द प्लांट इज रिक्वायर्ड, हेंस बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इज नॉट अलाउड एज वेस्ट इज ट्रीटेड एज इट इज रिसीव्ड। कचरा जैसा आया वैसे के वैसे इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट, प्लांट का जो फुटप्रिंट होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ज्यादा एरिया की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, जो हमने देखा। और लास्ट में, ऑल कॉन्स्टिट्यूट आर कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल एनर्जी, देयरफॉर मेकिंग इट जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस। जितना भी कुछ आया कचरा, उससे हमने कुछ ना कुछ ऑब्टेन कर लिया, उससे कुछ ना कुछ हमने रिसीव कर लिया, इसलिए इस प्रोसेस को भी कहा जाता है जीरो डिस्चार्ज प्रोसेस। यहाँ पे कोई भी टाइप का एक्स्ट्रा वेस्ट हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं। मतलब जो भी कचरा आएगा, वेस्ट आएगा, उससे आप पूरा का यूज करोगे, फिर आएगा वेस्ट, फिर उससे कोल बनाओगे, पूरा का पूरा यूज करोगे। एडिशनली कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता है, कोई भी कचरा एक्स्ट्रा जनरेट नहीं होता है इस पूरे प्रोसेस में। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज अबाउट माइक्रो एलईडी। ये जो नए टाइप के एलईडी बल्ब्स आ गए, लाइट आ गए हमारे घर में, उसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू टर्म माइक्रो एलईडी। ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो एलईडी, रॉन्ग। इनऑर्गेनिक मटेरियल भी यूज होता है, ओनली ऑर्गेनिक नहीं यूज होता है, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट कह रहा है, एलईडी यूज्ड इन दिस टेक्नोलॉजी इज सेल्फ इल्यूमिनेटिंग, यस, जो भी ये सारे एलईडी है सब सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है। थर्ड, दे हैव ब्राइटर एंड बेटर कलर रिप्रोडक्शन देन ओलेड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। जो हमारा ओलेड होता है, ओएलईडी, ये टीवी में जो यूज होता है, ये कह रहा है उससे ब्राइटर और बेटर कलर रिप्रोडक्शन होता है, यस, ये वाला भी राइट है। हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, जबकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट राइट है। आंसर हो जाएगा ओनली टू, ओनली टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला हमने देख लिया इनकरेक्ट है, क्यों इनकरेक्ट है? माइक्रो एलईडी ओएलईडी से अलग है इन द मेकअप ऑफ एलईडी मटेरियल, जो एलईडी मटेरियल होता है उससे अलग है। क्यों? जो ओलेड में ओ होता है, इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक, तो सिर्फ ओलेड ऐसा मटेरियल है जो ऑर्गेनिक से बना होता है, जबकि हमारा माइक्रो एलईडी बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक से बना हुआ है। ओलेड में ओ ही इसलिए डाला हुआ है बिकॉज इट इज मेड ओनली फ्रॉम ऑर्गेनिक, तो ये कह रहा है ओलेड, द ओ इन द ओलेड स्टैंड फॉर ऑर्गेनिक and refers to the organic material used in light producing part of the pixel stack, जबकि micro LED technology changes this to an inorganic gallium nitride material which is typically found in regular LED lighting। ये जो लाइटिंग में इसमें इनऑर्गेनिक गैलियम नाइट्राइड का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक से थोड़ा डिफरेंट होता है ये। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट 2 and 3 भी राइट है, इसीलिए क्योंकि माइक्रो एलईडी जैसा कि मैंने बताया सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, plus they have brighter and better color reproduction than organic light emitting diode display technology। Micro LED TV can be made up of number of smaller panel that attach together। अब आप कभी टीवी का डिस्प्ले देखोगे ना, जब आपके घर का टीवी का डिस्प्ले खराब होगा तो आप पीछे साइड में जाओगे ना, वहां पे सी स्ट्रिप लगी होती है, वो और कुछ नहीं एलईडी की स्ट्रिप होती है, यही खराब होता है, इसके ऊपर पूरा डिस्प्ले होता है, पूरा लाइट, यही दो पट्टे लगे होते हैं डिस्प्ले के, इनके अंदर छोटे छोटे माइक्रो एलईडी लगे होते हैं। अगर इसमें से, इस पूरे लाइन में से अगर इतना सा भी खराब रहा ना, पूरा डिस्प्ले खराब हो जाता है। तो यही कह रहा है माइक्रो एलईडी टीवी कैन बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल पैनल, ये स्मॉल पैनल है, दैट अटैच टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर स्क्रीन लाइक अ डिस्ट्रक्शन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। One can buy a couple of module to make a smaller TV and then add more if you move into bigger house with more space for a TV। इसलिए आप देखना, जितना बड़ा टीवी का साइज होगा ना, उतना बड़ा माइक्रो एलईडी पैनल लगता है, ये यही कह रहा है।
कि अगर आप छोटे टीवीज देखते हैं जो पहले 24 इंच के आते थे, उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो एलईडी पैनल लगे रहते थे ऐसे, बट अभी जो बड़े आ रहे 72 इंच वाले, उसमें बहुत बड़े एलईडी लाइट्स आपको लगाने पड़ रहे हैं। तो ये आपको जानना है, माइक्रो एलईडी मेनली इनऑर्गेनिक से बना होता है, सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, ब्राइटर है और बेटर है एज कम्पेयर टू ओएलईडी। ओएलईडी पूरा ऑर्गेनिक से बना है और उसमें ब्राइटनेस और ये कलर डिस्प्ले उतना ज्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं है। नेक्स्ट है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। अब ये क्यों न्यूज में था वो हमको देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाइपरलूप इज अ हाईली रैपिड मींस ऑफ मास ट्रांसिट दैट कैन मूव पीपल एज वेल एज कार्गो। एक्चुअली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या होता है, आप जब मेट्रो देखोगे तो मेट्रो बहुत फास्ट स्पीड से चलती है, ठीक है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इसी टाइप का होता है। वेट, लेट मी शो यू। ये देखो इस टाइप से, मतलब ये गाड़ी किसी, जो मेट्रो चलेगी वो किसी क्लोज चेंबर में चलेगी, क्योंकि इसके अंदर ना हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत फास्ट चलती है वो। मतलब बुलेट ट्रेन जो होगी ना वो हाइपर लूप पे ही चलती है। आप कभी बुलेट ट्रेन देखोगे ना, वो बुलेट के स्पीड से क्यों चलती है, बिकॉज ये जिस हाइपर लूप के अंदर डाला है, जैसे इसमें देखो क्लियर दिखाया हुआ है। इस इमेज को अगर मैं जूम करता हूं, कहां गया, इसमें देखो मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम कर रहा है। हाँ ये देखो, नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक लेविएशन, मैग्नेटिक फील्ड डाला जाता है इसके अंदर, इतना स्ट्रांग होता है कि ये जो नीचे जो ट्रैक्स होते हैं उसके थोड़े ऊपर उठ के गाड़ी चलती है और इतनी फास्ट चल सकती है हाइपर लूप के अंदर कि जो मान लीजिए जो हमारी ट्रेडिशनल मेट्रो होती है वो जितना पूरे जर्नी में कवर करती है उतना ही 1 मिनट में कवर कर लेगी, इतना फास्ट होता है हाइपर लूप। क्या हुआ? करे नहीं नहीं, इसमें ऐसा होता है, ये जो गाड़ियां होते हैं इसमें बस बाहर वाले फील्ड में, जैसे अगर आप इसके अंदर चलोगे ना तब तो डिस्ट्रक्शन होगा, बट अगर आप गाड़ी के अंदर हो तो इंसुलेटेड होता है वो। मतलब आप कोई भी डिवाइस कैरी करो उस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अनलेस आप अगर इसमें चलो, आप अगर इसमें चलोगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड करंट जनरेट होगा इसीलिए। तो ये है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, उसके बारे में क्वेश्चन है, दिस इज इन न्यूज सो मेनी टाइम्स। तो ये कह रहा है ये टेक्नोलॉजी को हम हाईली रैपिड मतलब बहुत फास्ट कह सकते हैं। इट इज अ मींस ऑफ मास ट्रांजिट, बहुत ज्यादा लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, दैट कैन मूव पीपल एज वेल एज कार्गो, सामान भी ट्रांसफर किया जा सकता है इससे। सेकंड कह रहा है इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शूटिंग पैसेंजर पॉड्स और कंपार्टमेंट थ्रू एन एयर टाइट ट्यूब दैट इज पार्शियली वैक्यूम। और तीसरा कह रहा है द प्रपल्शन इज डन थ्रू मैग्नेटिक लेविएशन विद द एयर कैप्सूल और पॉड्स ग्लाइडिंग और लेविएटिंग ओवर द ट्रैक्स। हमने देख लिया तीसरा वाला भी राइट है, पहला वाला भी राइट है, आई गेस सेकंड वाला भी राइट ही होना चाहिए। ऑल थ्री इसका आंसर होना चाहिए, यस ऑल थ्री इसका आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहला, अ न्यू एक्सट्रीमली क्विक मींस ऑफ पब्लिक ट्रांजिट कॉल्ड एज हाइपरलूप कैन मूव पैसेंजर एंड कार्गो वाया अ पॉड। पॉड क्यों कहा गया है, क्योंकि गाड़ी का साइज ऐसा पॉड टाइप का बना है, जो ईयर पॉड होता है ना, ईयर केस वैसा पैक शेप में इसीलिए, और ये वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब जहां एयर का कोई प्रेजेंस नहीं है। Inside a vacuum tube, a capsule carrying people moves at more than 1200 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हो, मतलब 1 घंटे में यहां से मुंबई सीधा, इतनी फास्ट स्पीड है, जो कि इंडिया में तो जिंदगी में नहीं हो पाएगा। तो इतनी फास्ट स्पीड है इसकी। ये पॉड होता है, मतलब ये इनडायरेक्टली वैक्यूम के अंदर बना होता है, और ये गाड़ी इस टाइप से होती है, इसी पॉड टाइप की, ठीक है। इसके अंदर लोग बैठे होते हैं और स्मूथली जाता है ये। नेक्स्ट, it functions on the principle of shooting passenger pods or compartment through an airtight tube that is partially vacuum। ये भी हमने देख लिया। regenerative braking या फिर solar energy and wind power are some of the renewable sources utilized। अब इसके लिए पावर भी बहुत ज्यादा चाहिए, तो इसलिए आप देखना सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग हो गया, इन सब का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप डीजल पेट्रोल पे चलाओगे तो जिंदगी में नहीं चलने वाली, वो मेट्रो जैसी 40 की स्पीड पे ही चलेगी। और तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसको मैग्नेटिक लेविएशन के थ्रू ही किया जाता है, जिसमें ये जो एयर कैप्सूल के अंदर ये जो पॉड होता है ये ट्रैक के ऊपर रहता है। मतलब ये ट्रैक है ना, ट्रैक से चिपक के नहीं रहेगा, ट्रैक से हवा में रहेगा थोड़ा बहुत। अब क्योंकि ये एयर कैप्सूल या पॉड्स इस पे ग्लाइड करते हैं, इसीलिए इतना फास्ट जा सकता है, बिकॉज मैग्नेटिक रेल्स बने हुए हैं।
मैग्नेट जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, सेम वैसा होता है, ऐसा थोड़ा हाइट पे रहेगा, ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, इस टाइप से होता है। दिस वॉज अबाउट हाइपरलूप। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज अबाउट टॉरिफैक्शन टेक्नोलॉजी। टॉरिफैक्शन टेक्नोलॉजी भी वेस्ट टू एनर्जी ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। सबसे पहला ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इन्वॉल्व द हीटिंग ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। टॉरिफैक्शन टेक्नोलॉजी में क्या कह रहा है कि हम लोग बायोमास, जो कचरा है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, उसको हम लोग जलाते हैं या फिर बर्न करते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में। सेकंड कह रहा है वेट लॉस हो जाता है इसमें, एंड एनर्जी इज गेन्ड इन टॉरिफैक्शन कंपेयर टू ओरिजिनल बायोमास। मतलब ओरिजिनल ये बायोमास का जितना वेट था, जैसे ये हो सकता है 10 किलो होगा जिसको आपने जलाया होगा, तो ये 10 किलो का 1 किलो हो जाएगा, बट ये 10 किलो में मान लीजिए 5 यूनिट एनर्जी होगी, तो 1 किलो में हो सकता है 50 यूनिट होगी। वेट कम हो जाता है, एनर्जी बढ़ जाती है इसके अंदर। और तीसरा कह रहा है इट इज एन इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलप बाय ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। और इंडिजीनियस है मतलब इंडिया के अंदर बना है, ये लोकल है। ये आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। आई गेस इसका भी शायद ऑल थ्री है, आयकर ने तो बनाया है, चेक कर लेते हैं। नहीं, आयकर नहीं है इसमें, स्वीडिश टेक्नोलॉजी है, तो हमारा शायद ओनली वन ही राइट है इसमें। सबसे पहले ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, पहला वाला सिर्फ राइट रहेगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बायोमास को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू अ टेम्परेचर ऑफ 200 टू 400 डिग्री सेल्सियस। इतना हाई टेम्परेचर पे इसको जलाया जाता है, अब जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा ब्रिटल हो जाता है एंड मोर हाइड्रोफोबिक, मतलब पानी की एकदम कमी हो जाएगी उसमें और बहुत ज्यादा ब्रिटल क्रिस्ट हो जाएगा ये। स्टेटमेंट टू हमारा रॉन्ग क्यों है, क्योंकि वेट लॉस इसमें 30% होता है और एनर्जी लॉस भी होता है। वहां हमने क्या देखा कि वेट लॉस होता है बट एनर्जी गेन होता है, बट ये रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि वेट लॉस 30% होगा, एनर्जी लॉस 10% होगा, तो दोनों लॉस होते हैं, वेट और एनर्जी दोनों। और थर्ड हमारा इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये इंडियन टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक स्वीडन कंपनी है, उनकी टेक्नोलॉजी है दैट कैन कन्वर्ट स्टबल इनटू बायोकोल। इसमें होता क्या है, आप पहले मान लीजिए मशीन है, इसके अंदर आप क्या करते हो, ग्रास, स्ट्रॉ, गोबर, ये सब डाल देते हो और इसको आप ना ये चेंबर के अंदर फर्नेस लगा के बहुत हाई टेम्परेचर में, कितना टेम्परेचर यहाँ दिया हुआ है 200 टू 400, इस टेम्परेचर पे जब आप इसको बर्न करते हो तो ये सारा कचरे का वेट भी रिड्यूस होता है, एनर्जी भी रिड्यूस होता है, और फाइनली आपको क्या मिलता है, कोयले के टुकड़े मिलेंगे ऐसे ऐसे, जिसको आप फिर फर्दर यूज कर सकते हो एनर्जी जनरेट करने के लिए। यहाँ बेस्ट पार्ट क्या है, एनर्जी भली लॉस हो रही हो, वेट भली लॉस हो रही हो, बट ये पूरा का पूरा वेस्ट था, और वेस्ट से आपने क्या बना दिया इनडायरेक्टली, कोल। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कह रहा है इट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड ह्यूमन यूजिंग द नेचुरल लैंग्वेज। ह्यूमंस और कंप्यूटर, जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। आप जब मोबाइल में बोलते हो हेलो एलेक्सा या फिर हेलो सीरी, दैट इज नथिंग बट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मतलब ह्यूमंस की लैंग्वेज कंप्यूटर समझने लग जाए, या फिर कंप्यूटर जब कोई कमांड दे और कंप्यूटर सुनने लग जाए। गूगल का भी जब आप देखोगे, गूगल का जो लेंस होता है उसमें आप अगर बोलोगे तो वो सुन लेता है आपका वॉइस। नेक्स्ट कह रहा है इट यूजेस एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट द नेचुरल लैंग्वेज रूल्स एंड कन्वर्ट इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इसमें ऐसा कह रहा है कि कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि किस कमांड पे क्या करना है, म्यूजिक कैसे प्ले करना है, कॉल किसको लगाना है, कौन सा कॉन्टैक्ट कहाँ सेव है, इस एल्गोरिथम को सिखाया जाता है कंप्यूटर को। जैसे आपने बोल दिया कॉल मम्मी, तो मम्मी कॉन्टैक्ट में सेव है और कौन सा नंबर मम्मी है, ये कंप्यूटर को तभी पता रहेगा जब वो एल्गोरिथम के थ्रू सीखा है। उसको इंग्लिश लैंग्वेज का भी समझ होना चाहिए कि जैसे अलग अलग लैंग्वेज है, यूके, यूएस है, चाइनीज है, फिर वैसे जापानीज लैंग्वेज है, तो कौन से लैंग्वेज पे आपने ट्रेन किया है उस पे भी उसको कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट, एनएलपी कैन नॉट बी यूज्ड टू एनालाइज द सेंटिमेंट्स एंड मूड्स ऑफ द कस्टमर। ये कह रहा है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्राम है, मतलब जब आप इनसे बात करोगे तो ये इंसान के सेंटिमेंट्स, इंसान के भावनाओं को और इंसान के मूड्स को समझ नहीं पाएगा। जैसे आप जब एलेक्सा से बात करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा आप दुखी हो कि नहीं, ऐसा कह रहा है। आपको बताना है कौन कौन सा राइट है, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या नन। आप देखोगे ओनली टू ही राइट है, बिकॉज थर्ड वाला रॉन्ग है। द मोमेंट आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज करोगे, आपके वॉइस का मॉड्यूलेशन पहचान लेता है सामने वाला, एंड दे विल रेकमेंड यू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर बोलोगे हेलो एलेक्सा प्ले ब्रेकअप सॉन्ग, तो वो अति ब्रेकअप सॉन्ग दिखा देगा आपको, अगर आप बहुत ज्यादा सैड रहे तो, क्योंकि वो आपके मूड को भी समझ सकता है और आपके सेंटीमेंट्स को भी समझ सकता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट रहेगा, बिकॉज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर का ही ब्रांच है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, कंप्यूटर और ह्यूमंस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है
उसको एक नेचुरल लैंग्वेज का पार्ट बना देते हो। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम इज टू रीड, डिसाइफर, अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज, जिसमें वो पढ़ भी सकता है, वो समझ भी सकता है, डिकोड भी कर सकता है, और आप क्या कहना चाह रहे हो उसका मतलब भी डिकोड कर सकता है इन अ मैनर दैट इज वैल्यूएबल। नेक्स्ट, मोस्ट एनएलपी टेक्निक रिलाई ऑन मशीन लर्निंग टू डिराइव मीनिंग फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। ये है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट, बट ये काम किस पे करता है? मशीन लर्निंग, जिसमें आप मशीन को आप सिखा रहे हो, अपनी लैंग्वेज सिखा रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट, नेशनल लैंग्वेज प्रोग्राम में क्या एक और चीज क्या होती है? इट एंटेल्स अप्लाइंग एल्गोरिदम टू आइडेंटिफाई एंड एक्सट्रैक्ट द नेचुरल लैंग्वेज रूल। इसमें ऑटोमेटिकली आप एल्गोरिदम ऐसा बनाते हो कि जो जितने भी रूल्स चेंजेस आए वो समझ पाए आपका कंप्यूटर, such that unstructured language data is converted into a form that computer can understand। मतलब आपने जैसे कोई कमांड दिया, अब ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज डेटा है, कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा और अपनी लैंग्वेज में समझाएगा कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, तो कंप्यूटर उसके हिसाब से रिकमेंडेशन दिखाएगा। नेक्स्ट, तीसरा वाल में देखिए इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ये इंसान के सेंटीमेंट और मूड को भी समझ सकता है, टॉपिक मॉडलिंग भी कर सकता है, जैसे कि कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक दैट अकर इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लीजिए आपको अगर कोई डेटा चाहिए, कोई प्रोजेक्ट चाहिए, आपने बोला हेलो एलेक्सा जस्ट शो मी डेटा ऑन इलेक्शन वोटिंग, तो हो सकता है इलेक्शन के आसपास जितना भी कुछ हो वो ऐसे टॉपिक्स को भी एब्स्ट्रैक्ट करके आपको दिखा दे। कहीं पे अगर कोई इलेक्शन में डबल वोटिंग करते हुए पकड़ा गया हो तो भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट, टेक्स्ट को भी कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश टेक्स्ट है, हिंदी टेक्स्ट है, उसका भी कैटेगराइजेशन आता है, तो ये इंसान के मूड और सेंटीमेंट दोनों को समझ सकता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ये सारे मेरिट है। अब जब आप मेन यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे ना, तो मैं आपको यही चीज बताऊंगा, जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट दिया होता है ना, नेगेटिव रॉन्ग मार्क करके आ जाने, क्योंकि यूपीएससी हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट पे फोकस करता है। फिर ये पूछ रहा है हाउ इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इंडिया में जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड से अलग कैसे है? इसीलिए आपने देखा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी दो अलग अलग वर्ड है। जब आप यूपीएससी का सिलेबस देखोगे तो वहां लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें साइंस में वो आपसे एक्सपेक्ट करता है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज। जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी कैसे बनता है, दैट इज द प्रॉपर फिजिक्स कंसेप्ट। सेम बायोलॉजी में आपको पूछ लेगा कि ये डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, बट टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीज आ जाती है, जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो सेम ये कह रहा है इंडिया में जो साइंस रिसर्च बोर्ड बना है उससे टेक्नोलॉजिकल बोर्ड अलग कैसे है? सबसे पहला ये कह रहा है जो साइंस रिसर्च बोर्ड है इसको पार्लियामेंट के एक्ट ने स्टैब्लिश किया है, जबकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ने क्रिएट किया है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड की जो फंक्शन है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, जबकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के फंक्शन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है। तीसरा ये कह रहा है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का काम होता है रिसर्च को प्रमोट करना साइंस एंड इंजीनियरिंग में, जबकि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड का मतलब होता है प्रमोट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड एडॉप्शन ऑफ इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। अब आप अगर इसमें देखेंगे ऑप्शन दे रखा है 1 ओनली, 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 2 एंड 3 ओनली, तो आई गेस इसका सिर्फ थर्ड राइट होना चाहिए, पहले के दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होने चाहिए। यस, 3 ओनली राइट है, क्योंकि यहाँ आप देखो यहाँ लिखा हुआ है इसको पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बना है और इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, जबकि दोनों बोर्ड सेम है तो एक जैसे क्रिएट होने चाहिए। नेक्स्ट, एक को रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के अंदर और एक को रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर, जो कि अगेन रॉन्ग हो जाएगा। जब भी एक और बताता हूँ, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे ये भी चेक कर लेना, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये इस मिनिस्ट्री के अंदर है तो जनरली वो मिनिस्ट्री रॉन्ग होती है, क्योंकि एक डेटा चेंज करना बहुत आसान होता है। आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पे। सबसे पहले साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? जो पार्लियामेंट ने किसी एक्ट के थ्रू बनाया है, जो पार्लियामेंट के पावर मतलब पार्लियामेंट की बैकिंग है उसको। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, जैसे इलेक्शन कमीशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि उसका मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट कुछ ऐसी बॉडीज है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है बट पार्लियामेंट ने उनको बनाया है, इसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ही बना हुआ है 2008 में, जबकि टीडीबी जो है ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये भी पार्लियामेंट ने बनाया था 1996 में अंडर एक्ट ऑफ 1995। नेक्स्ट कह रहा है सेकंड वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि साइंस बोर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर है और इसका चेयरमैन कौन होता है? सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, जबकि
टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है, और इसका भी जो चेयरमैन होता है दैट इज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। दोनों का फंक्शनिंग भी सेम है। तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड का ये काम है कि साइंस में रिसर्च को प्रमोट करना प्लस फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, किसको, साइंटिस्ट को, अकेडमिक्स को और अदर एजेंसीज फॉर सच रिसर्च। जैसे आप एक कॉलेज के स्टूडेंट है, आप कोई साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपके कॉलेज को भी फंडिंग देगा ये बोर्ड, प्लस कुछ एजेंसीज जो बाहर से काम कर रही है। जबकि टेक्नोलॉजी बोर्ड का फंक्शन ये है कि इंडिया में जितना भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है, इंडिजीनियस मतलब लोकल टेक्नोलॉजी, उसका डोमेस्टिक एप्लीकेशन को ये वाइड कर दे, प्लस ये भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। किस फॉर्म में? इक्विटी के फॉर्म में। इक्विटी का मतलब इक्वल शेयरिंग के फॉर्म में, कुछ लोन प्रोवाइड करेगा, कुछ ग्रांट्स प्रोवाइड कराएगा। अब इसको यूज करके आप रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। आपको बस इतना जानना है कि ये दोनों का फंक्शनिंग सेम बोर्ड के अंदर है, दोनों स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट दोनों का एक्ट बस डिफरेंट है। एक का 1996 वाला, एक का डिफरेंट एक्ट है, जबकि फंक्शन दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? जो जीपीएस टाइप का होता है कि एक एरिया है, जब ये एरिया के बॉर्डर एरियाज को आप सर्वे करते हैं तो ये हो जाता है जियो फेंसिंग। जैसे घर के अराउंड हम फेंस लगाते हैं, सेम जियोग्राफिकली हम इतने एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू जियो फेंसिंग। सबसे पहला, इट इज अ लोकेशन बेस्ड सर्विस। सेकंड कह रहा है इसको ओपन सी नेविगेशन में यूज करते हैं, मतलब अगर आपको समुंदर को या किसी नदी को आपको चेक करना है तो उसको मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड ये कह रहा है इट कैन बी यूज टू ड्रॉ वर्चुअल जोन अराउंड वर्क एरियाज, मतलब ये डिजिटल एरिया भी हम ड्रॉ कर सकते हैं वर्क एरियाज के अराउंड। आपको बताना है कौन कौन सा राइट है, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली एंड 1, 2 and 3 ओनली। बेसिकली तीनों के तीनों स्टेटमेंट राइट है हमारा। सबसे पहला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। जियो फेंसिंग एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है जो कि एक ऐप या फिर अदर सॉफ्टवेयर जैसे कि जीपीएस हो गया या फिर आरएफआईडी हो गया जो फास्टैग में लगा होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफायर, वाईफाई या फिर डेटा को यूज करके एक पी प्रोग्राम एक्शन को क्रिएट करता है। लाइक व्हेन अ मोबाइल डिवाइस या फिर आरएफआईडी टैग एंटर और एग्जिट अ वर्चुअल बाउंड्री सेटअप, मतलब मान लिया गवर्नमेंट ऑफ एरिया को इतने एरिया को प्रोटेक्ट करना है, कल को गवर्नमेंट क्या करेगा, जियो फेंसिंग के लिए आपके गाड़ी में जो फास्ट ट्रैक होता है उसके अंदर यही लगा होता है आरएफआईडी। अगर आपकी गाड़ी इस जोन में घुसी और कहीं से भी एग्जिट की, यहां से की, यहां से की, यहां से की, तो पता चल जाएगा आपकी गाड़ी इस एरिया में मौजूद थी। ये तभी पता किया जा सकता है जब कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल में यूज हो, जैसे आपका जीपीएस यूज हो रहा हो, आपका आरएफआईडी यूज हुआ हो, या फिर आपका वाईफाई से ट्रेस किया जा सकता है, या फिर आपके डेटा से कि आपकी गाड़ी इस एरिया में एंटर हुई कि नहीं। इसको कहा जाता है जियो फेंसिंग। नेक्स्ट, जियो फेंसिंग कैन बी यूटिलाइज फॉर नेविगेशनल पर्पस। कल को आपको कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। It is used to trigger action when a person or device encounter a preset virtual boundary. Depending on how a geofence is configured, it can prompt mobile push notification या फिर trigger text message or alert, send target advertisement on social media, allow tracking on vehicle fleet, disable certain technology or deliver location based marketing data, but it is not used in open navigation widely. अब आपको बस इतना समझना है इसका काम क्या है। कल को अगर मान लीजिए कोई एरिया में प्रोहिबिशन है, जैसे ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, आप इसके अंदर नहीं जा सकते, अगर यहाँ जियो फेंसिंग ऑन है और आप गए, आपके मोबाइल पे ना एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा या फिर एक पुश नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक अलर्ट आ जाएगा कि आप नो एंटर जोन में जा रहे हैं। या फिर सोशल मीडिया पे कभी कभी आपने देखा होगा टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट होता है जब कहीं पे फ्लड आता है, जैसे फेसबुक ने भी बीच में लॉन्च किया था कि आई एम सेफ, आप अपने आप को मार्क कर सकते हैं अगर कभी बाढ़ आई, ड्रॉट आई तो ये जियो फेंसिंग के थ्रू ही होता है। आप गाड़ियों को भी ट्रैक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था वहां पे, आप कुछ टेक्नोलॉजी को डिसेबल या फिर डिलीवर भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ किया जा सकता है जियो फेंसिंग से। लास्ट में, it is most commonly defined within the code of a mobile application, especially since user need to opt into location services for the geofence to work। मतलब आपके मोबाइल में लोकेशन सर्विसेज ऑन होनी चाहिए, आपके मोबाइल का लोकेशन ट्रैक तभी हो पाएगा जब लोकेशन की परमिशन दी रहेगी। Geofencing can be helpful with telematics, allowing companies to draw virtual zone around site, work areas and secure areas, जिसमें कंपनी चाहे तो किसी एरिया के अराउंड वर्चुअल एरियाज मार्क कर सकती है कि ये वर्क एरिया, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है। सेम दे कैन बी ट्रिगर्ड बाय अ व्हीकल और अ पर्सन एंड सेंड अलर्ट और वार्निंग टू द ऑपरेटर। अगर मान लीजिए उन्होंने बोल दिया है कि हॉस्पिटल एरिया है और यहाँ पे कोई भी हेवी जेसीबी या कोई मशीन नहीं आ सकती और आ गई,
तो पर्सन जो जिसने रूल बनाया उसको एक अलर्ट मैसेज भी आ जाएगा, वार्निंग भी आ जाएगा ऑपरेटर को। दिस इज ऑल अबाउट जियो फेंसिंग। कोविड में बहुत ज्यादा यूज हुआ था जियो फेंसिंग का। सो हियर वी फिनिश अवर न्यू टेक्नोलॉजी स्लाइड।